मैं अमदास पलांगी सीजी शिक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम देख रहे हैं कक्षा 11वीं रसायन विज्ञान का 5वां इकाई, जिसका नाम है पदार्थ की अवस्था, जिसमें हम लोग गैसीय अवस्था और द्रवीय अवस्था देख रहे हैं। और हमारा जो चल रहा है अभी वो आपका गैसीय अवस्था को शो कर रहा है, जिसमें हम गैसों के कुछ नियम देख रहे हैं। और इससे पहले वाला जो क्लास था उसमें हमने कुछ गैस के नियम, जिसमें एक बायल का नियम था, दूसरा चार्ल्स का नियम था, ये हम लोग क्या कर चुके हैं, देख चुके हैं, है ना, पढ़ चुके हैं। आज हमको एक तीसरा नियम जिसका नाम है गेल-लुसाक का आयतन संबंधी नियम, ये दिया गया है हमारा, या गेल-लुसाक का इसको हम क्या बोलते हैं, नियम कहते हैं। ये हमको आज क्या करना है, देखना है। इन्होंने भी गैस से रिलेटेड अपना क्या दिया है, कुछ नियम दिया है। और ये नियम उन्होंने सन 1802 में इसको क्या किया है, आपका प्रस्तुत किया है भाई। तो इस नियम में गेल-लुसाक, चूँकि साइंटिस्ट ही नाम है इसका गेल-लुसाक आपका, ये हमारा क्या होता है, गेल-लुसाक नाम का क्या है जो साइंटिस्ट है, इनके द्वारा ये जो आपका नियम है वो दिया गया है। और इस नियम में उन्होंने जो है गैस का जो आयतन है उसको स्थिर रख के उसका दाब और उसका जो आपका क्या होता है ताप है, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया है। और संबंध स्थापित करके अपना क्या दिया है, नियम दिया है। मतलब हम ये बोल सकते हैं कि इस नियम में जो गेल-लुसाक नाम का साइंटिस्ट है, उन्होंने कोई भी गैस का आयतन को क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है। और फिर उस गैस के दाब और उसके जो हमारा क्या है ताप है, इन दोनों के बीच क्या किया है, संबंध स्थापित किया है, या संबंध को देखा है और उसी को अपने नियम के तौर पर क्या किया है, प्रतिपादित किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, गेल-लुसाक का नियम कहते हैं। और ये नियम ये कहता है कि स्थिर आयतन पर, मतलब किसी गैस के स्थिर आयतन पर, क्या ये बोल सकते हैं कि स्थिर आयतन पर किसी गैस का जो क्या होता है, जो दाब होता है, वह उसके ताप के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। यही आपका क्या कहलाता है, आपका गेल-लुसाक का आयतन संबंधी क्या कहलाता है, नियम, या गेल-लुसाक का नियम कहलाता है। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से आप लिख सकते हैं कि 1802 में गेल-लुसाक है ना, ने गैस के स्थिर आयतन पर गैस का दाब, गैस के स्थिर आयतन पर गैस का दाब व ताप के मध्य संबंध स्थापित किया और गेल-लुसाक का, है ना, नियम दिया। इस नियम के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार क्या लिख सकते हैं भाई, तो इस नियम के अनुसार किसी, है ना, या बोल सकते हैं स्थिर आयतन पर, इस नियम के अनुसार स्थिर आयतन पर किसी गैस के दाब, जिसको हम P से दर्शाते हैं, दाब, उसके ताप तथा T के समानुपाती होता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इनके जो नियम है उसको बता सकते हैं। ये नियम ये कहता है कि स्थिर आयतन पर अगर आयतन को क्या कर दिया जाए, गैस का स्थिर कर दिया जाए, तो उस गैस का जो क्या होता है, जो दाब होता है, वह उसके ताप के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। यही नियम आपका क्या कहलाता है, गेल-लुसाक का नियम कहलाता है, या गेल-लुसाक का नियम कहते हैं। तो ये भी आपको क्वेश्चन के तौर पर क्या कर सकता है, पूछ सकता है भाई गेल-लुसाक का नियम क्या होता है। तो आप बताना भाई, सन 1802 में गेल-लुसाक नाम का जो वैज्ञानिक था, उन्होंने गैस को क्या कर दिया, आयतन को स्थिर कर दिया, और फिर उस गैस का जो दाब था और उस गैस का जो क्या था, ताप था, उनके बीच क्या किया, उन्होंने संबंध स्थापित करके देखा और उसी को अपना एक नियम के रूप में क्या कर दिया, प्रतिपादित कर दिया, जिस नियम को हम क्या कहते हैं, गेल-लुसाक का नियम कहते हैं। और ये नियम ये कहता है, यदि हमारा गैस का आयतन क्या है, स्थिर है, तो उस स्थिति में उस गैस का जो दाब होता है वह उसके ताप के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। और यही आपका क्या कहलाता है, गेल-लुसाक का आपका
नियम के नाम से जाना जाता है। अब इस परिभाषा के अनुसार इसका गणितीय रूप क्या किया जा सकता है भाई, बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका गणितीय रूप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये क्या हो जाता है हमारा गणितीय रूप में, देखें किसके अनुसार, परिभाषा के अनुसार, परिभाषा के अनुसार अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। तो क्या बोल रहा है, स्थिर आयतन पर किसी गैस के, है ना, दाब जो होता है वह उसके ताप के समानुपाती होता है। तो दाब को किससे दर्शाते हैं भाई, पी से दर्शाते हैं। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका बोल रहा है, हमारा ताप बोल रहा है। जहाँ पर यहाँ पर क्या होता है, आयतन कैसा है हमारा, स्थिर है, मतलब भी का मान क्या है हमारा, स्थिर है। तो इस तरीक़ा से इसको हम क्या कर सकते हैं, दर्शा सकते हैं। जहाँ पर पी क्या होता है, गैस के दाब को शो करता है, और टी जो है गैस के ताप को शो करता है। और परिभाषा के अनुसार ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है, आपका समानुपाती होता है। समानुपाती होता है कहने का मतलब ये है कि अगर प्रेशर बढ़ता जाता है तो ताप भी आपका क्या होते जाता है, आपका बढ़ते जाता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं, प्रेशर बढ़ेगा तो ताप बढ़ेगा, या ताप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये तो हो गया आपका इनका जो है सामान्य परिभाषा के अनुसार गणितीय रूप। इसी को अगर आगे कर क्या कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर जब समानुपाती हटेगा तो एक कांस्टेंट क्या आ जाएगा भाई, हमारा के आ जाता है। तो ये कांस्टेंट की जगह होता है के हो जाता है। तो के क्या होता है, हमारे एक स्थिरांक को क्या करता है, आपका प्रदर्शित करता है। तो इस तरीक़े से इसको लिखा जा सकता है। तो ये समानुपाती हटा तो क्या आ गया, हमारा स्थिरांक हमारा के आ जाता है। अब यहाँ पर क्या होता है आपका, ये जो के है उसको हम यहीं पर रखते हैं, टी को इस तरफ क्या कर दिया जाता है, पक्षांतरित कर दिया जाता है। तो आगे क्या हो जाता है, हमारा पी का पी हो जाता है, और इधर आ जाता है तो आपका क्या हो जाता है, आपका टी हो जाता है भाई। तो इधर क्या हो गया, आपका पी का पी था, टी को हम इधर पक्षांतरित कर दिए तो क्या हो गया, हमारा टी हो गया। तो अपान कितना हो जाता है, हमारा के क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पर मान लेते हैं किसी भी गैस का जो है प्रारंभिक ताप, है ना, और प्रारंभिक दाब P1 और क्या होता है, T1 होता है। अगर उसका अंतिम अवस्था में ताप क्या होता है, T1 और क्या हो जाता है, P2 हो जाता है। तो उस स्थिति में उसको क्या किया जा सकता है, किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यहाँ पर कर सकते हैं। तो माना स्थिर आयतन पर किसी गैस के दाब, है ना, प्रारंभिक दाब लिख सकते हैं किसी गैस के, है ना, स्थिर आयतन पर किसी गैस का प्रारंभिक दाब, है ना, P1 और आपका ताप, है ना, T1 है, तथा कुछ समय पश्चात है ना, दाब व ताप परिवर्तित होकर क्या हो जाता है, हमारा P2 और T2 हो जाता है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं भाई, ये कितना हो जाता है आपका, ये हो जाता है आपका P1, ये क्या हो जाएगा आपका P1 डिवाइडेड बाई T1 इक्वल टू क्या हो जाता है, हमारा K हो जाता है। उसी प्रकार एक और लिख सकते हैं, P2 अपान क्या हो जाता है, T2 अपान क्या हो जाता है, हमारा K हो जाता है। चूँकि K का मान दोनों एक दूसरे के क्या होता है, हमारा बराबर होता है, इसलिए फाइनली क्या किया जा सकता है, आपका यहाँ पर इधर और लिखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम लोग P1 अपान T1, है ना, इक्वल टू ये हो जाता है P2 अपान क्या हो जाता है, हमारा T2। तो इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है और एक समीकरण क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। तो यही आपका क्या कहलाता है, आपका गेल-लुसाक का नियम कहलाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि गेल-लुसाक का नियम क्या है, तो आप बताना भाई 1802 में गेल-लुसाक नाम का वैज्ञानिक था, जिन्होंने गैस का आयतन को क्या कर दिया, स्थिर रख दिया, और स्थिर रखने के पश्चात उस गैस का जो दाब था, उस गैस का जो क्या था, ताप था, उन दोनों के बीच संबंध स्थापित किया, और संबंध स्थापित करने के पश्चात अपना क्या दिया, एक नियम दिया। उन्होंने क्या किया भाई, यहाँ पर क्या था हमारा, मान लो गैस है, यहाँ पर क्या है हमारा गैस है, तो इस गैस में उन्होंने इसका आयतन को क्या कर दिया, स्थिर रख दिया। आयतन स्थिर रखना मतलब क्या होता है आपका, यहाँ पर दो उन्होंने क्या लिया, पदार्थ लिया, है ना, दो पात्र लिए, यहाँ पर बोल सकते हैं
कितना पात्र लिया हमारा, 2 पात्र ले लिया। ये हमारा एक पात्र और एक हमारा कौन सा पात्र हो गया, दूसरा पात्र। अब इस पात्र में है ना, दोनों पात्र में उन्होंने गैस का आयतन स्थिर रखा, मतलब इसमें भी 1 लीटर उन्होंने क्या ले लिया, गैस ले लिया, और इसके अंदर भी उन्होंने क्या ले लिया, 1 लीटर क्या ले लिया, गैस ले लिया। अब दोनों में आप देख रहे हैं इसका आयतन क्या है हमारा, स्थिर है, बदल नहीं रहा है। इसके अंदर भी हमारा 1 लीटर गैस है, इसके अंदर भी 1 लीटर गैस है, मतलब उसका आयतन क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया, स्थिर हो गया। अब इसके अंदर जो भी क्या होता है हमारा, जो गैस होता है, जिसमें इसके अंदर भी कुछ क्या है हमारा, गैस है, दोनों प्रकार का यहाँ पर गैस है, यहाँ पर इसमें भी और इसमें भी क्या है हमारा, गैस है, और दोनों का आयतन क्या है, 1 लीटर है, मतलब बदल नहीं रहा है। इस स्थिति में यहाँ पर होने वाला जो भी क्या था हमारा, गैस का जो क्या था, जो आपका दाब था, यहाँ पर जो गैस का जो दाब था, और उस दाब पर ताप की वजह से क्या प्रभाव पड़ा, ताप की वजह से क्या प्रभाव, इसका अध्ययन कौन किया, हमारा गेल-लुसाक ने किया, और उसको नियम को क्या किया, अपने गेल-लुसाक के नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम लोग गेल-लुसाक का नियम कहते हैं। और वो ये कहता है कि अगर आयतन स्थिर कर दिया जाए तो कोई भी गैस में जो क्या होता है हमारा, जो दाब होता है, किसी भी गैस का जो दाब होता है, वो दाब उसके ताप के क्या होता है आपका, समानुपाती होता है, जिसको इस प्रकार से गणितीय रूप में देखा जाए तो P समानुपाती T लिखा जा सकता है। जब समानुपाती हटता है तो कांस्टेंट क्या आता है हमारा, K आता है, तो P = KT हो जाता है। अगर हम क्या करते हैं, T को इस तरफ पंक्षांतरित करते हैं तो P/T1 T हो जाता है, = K हो जाता है। यदि मान लेते हैं कि स्थिति अगर शुरू में होता है तो उस स्थिति में तो ऐसा नहीं कि दाब पहले से ज़्यादा रहेगा या ताप पहले से ज़्यादा रहता है, तो उसी स्थिति में, प्रारंभिक स्थिति में मान लो गैस का दाब P1 होता है, ताप हमारा क्या होता है, T1 होता है। कुछ समय पश्चात जो है दाब और ताप परिवर्तित होकर के P2 और T2 हो जाता है, तो उसको इस प्रकार से क्या किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। तो इस तरीक़ा से गेल-लुसाक का जो नियम है उसको प्रदर्शित किया जा सकता है। तो ये हो गया भाई आपका गेल-लुसाक का नियम। और अगर हम इस गेल-लुसाक के नियम की अगर हम दैनिक जीवन में बात करें, गेल-लुसाक के दिए है ना, यहाँ पर हम देखें अगर, तो गेल-लुसाक को अगर पकड़ें और गेल-लुसाक को पकड़ के अगर हम इसको दैनिक जीवन में देखें तो यहाँ पर लिख सकते हैं गेल-लुसाक का दैनिक जीवन में उपयोग, दैनिक जीवन में क्या है हमारा ये उपयोग की हम देखें, या दैनिक जीवन में इसका प्रायोगिक प्रमाण देखें, दैनिक जीवन में प्रायोगिक प्रमाण देखें, प्रायोगिक प्रमाण, तो आपको ये क्या होता है देखने को मिलता है। कैसे, जैसे आप देखा होगा ये जो हमारा क्या होता है, साइकिल का जो क्या होता है हमारा जो ट्यूब होता है, इसकी अगर हम बात करें तो उस स्थिति में क्या होता है हमारा, साइकिल को जो क्या होता है हमारा ट्यूब होता है, उसमें क्या होता है आपका गैस भरा रहता है, और गैस जो होता है वो गैस क्या होता है आपका, पहले तो नॉर्मल स्थिति में रहता है, लेकिन जैसे जैसे क्या करते हैं उसको ताप देते हैं तो गैस का जो क्या होता है हमारा जो आयतन है ना, आयतन बोलता हूँ, उसका जो प्रेशर है वो क्या होते जाता है आपका, बढ़ते जाता है। मतलब आयतन फैल रहा है, मतलब प्रेशर क्या होगा आपका, फैलता जाता है। मतलब ताप बढ़ाएंगे तो वहाँ पर क्या होता है, गैस का प्रेशर क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है, और वो क्या हो जाता है आपका, वो आपका फट जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बताया जा सकता है। या ये बोल सकते हैं कि जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारा में गैस भरा रहता है, जैसे ही हम क्या करते हैं उसको किसी भी ताप के संपर्क में लाते हैं तो वो गुब्बारा क्या हो जाता है, फट जाता है। मतलब वहाँ पर जो गैस होता है उसमें क्या होता है, जो दाब होता है वो बढ़ जाता है, और दबाव जब ज़्यादा हो जाता है तो क्या हो जाता है आपका, फट जाता है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो ये आपका ख़त्म हो गया किसका, गेल-लुसाक का नियम। चलिए हम अब आगे जो है नेक्स्ट नियम की ओर चलते हैं, और वो हमारा दिया है एवोगैड्रो नियम। क्या दिया है भाई हमारा, एवोगैड्रो नियम। ये एवोगैड्रो नाम का साइंटिस्ट द्वारा दिया गया है। ये एवोगैड्रो नियम क्या होता है, ये नंबर आपका 4था नियम है, और ये नियम 2 सिद्धांत को, या एक सिद्धांत और एक नियम को जोड़ करके ये प्रतिपादित किया है। एक हम लोग पढ़े थे डाल्टन का परमाणुवाद, है ना, इससे पहले हम लोग लेसन में देखे थे डाल्टन का परमाणुवाद। तो ये जो नियम है, इस नियम को जो है ये नियम जो होता है वो डाल्टन के परमाणुवाद, और हमारा क्या था, एक गेल-लुसाक का जो क्या होता है हमारा नियम है, गेल-लुसाक जो का है हमारा क्या है, जो नियम है। तो यहाँ पर डाल्टन का जो परमाणुवाद है और गेल-लुसाक का जो क्या होता है, नियम होता है, उस नियम के बीच, मतलब डाल्टन के परमाणुवाद और गेल-लुसाक का नियम के बीच जो है संबंध को सन 1900 है ना, आपका बोल सकते हैं 11 में जो आपका एवोगैड्रो नाम का जो साइंटिस्ट था, उन दोनों के बीच क्या किया, संबंध स्थापित किया, और संबंध स्थापित करने के पश्चात अपना क्या दिया, नियम दिया, जिस नियम को हम क्या कहते हैं,
एवोगैड्रो का नियम कहते हैं। एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट है भाई, और इन्होंने किसके बीच, डाल्टन के जो परमाणुवाद था, है ना, और गैल-लुसाक का जो अभी आयतन संबंधी जो नियम पढ़े, या गैल-लुसाक का जो गैस संबंधी नियम पढ़े, इन दोनों के बीच उन्होंने क्या किया, सन 1911 में संबंध स्थापित किया। क्या उसके बीच संबंध होता है, और उस संबंध को फिर एक नियम के रूप में प्रतिपादित किया, जिसे हम क्या कहते हैं, गैल-लुसाक का आपका नियम कहते हैं। और ये नियम ये कहता है कि समान ताप हो, है ना, समान तापक्रम हो और क्या हो, दाब हो, तो उस स्थिति में, या ये बोल सकते हैं समान ताप और समान दाब पर गैसों के समान आयतन में, गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होता है आपका, समान होता है, या गैसों की संख्या क्या होता है आपका, समान होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि समान ताप हो, समान दाब हो, तो गैसों के जो समान आयतन होता है, मतलब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर दो पात्र लिए हैं, दोनों पात्र में क्या होता है हमारा, समान ताप है, इसमें भी ताप है। मान लो इसमें का ताप 298 है, मान लो 298 केल्विन है, इसका भी ताप क्या है हमारा, 298 केल्विन है। उसके बाद क्या बोल सकते हैं, इसका जो हमारा दाब है, मान लो 1 वायुमंडलीय दाब है, इसका भी 1 वायुमंडलीय दाब है। तो समान आयतन और समान दाब पर गैसों की समान आयतन में, मान लो यहाँ पर का एक दो पात्र है, और दो पात्र में क्या किया गया है, दोनों पात्र का ताप समान है, दोनों पात्र का दाब समान है, और इसमें जो भी गैस लिया है, मान लो इसके अंदर क्या लिए हैं हम लोग, ये लिए हैं 1 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड, 1 लीटर क्या लिए हैं भाई, कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, और दूसरा में हम लोग मान लो लिए हैं 1 लीटर हाइड्रोजन गैस लिए हैं। तो उस स्थिति में यहाँ पर जितना कण होगा, 1 लीटर में कार्बन डाइऑक्साइड का जितना कण होगा, उतना ही कण 1 लीटर हाइड्रोजन के भी उतने ही कण होगा। ऐसा कौन कहता है, हमारा एवोगैड्रो नियम कहता है। मतलब बोल रहा है कि समान ताप पर व दाब पर गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होता है। मतलब दो पात्र लिए हैं, दोनों पात्र का जो ताप है दोनों समान हैं, दोनों पात्र का दाब भी समान है, और दोनों पात्र में 1 लीटर गैस लिए हैं, चाहे वो गैस कोई भी हो, तो जितना कण एक हमारा पात्र में होगा, गैसों का जितना कण एक पात्र में होगा, दूसरे में भी उतना ही कण आपको क्या होता है, देखने को मिलता है। यही कौन कहता है हमारा भाई, एवोगैड्रो का नियम कहता है, एवोगैड्रो नियम कहा जाता है। और ये बोलता है कि अगर हम ताप को क्या कर दें, ताप को और दाब को स्थिर कर दें, और उस स्थिति में गैस का आयतन की बात करें, तो वह जो गैस का आयतन होता है वो आपका मोल जो होता है उसका क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस प्रकार से एवोगैड्रो नियम को क्या किया जा सकता है, बताया जा सकता है। तो चलिए इसको एक बार लिखते हैं, और फिर से हम क्या करते हैं, इसको बताने का जो है और आपको प्रयास करते हैं, जिससे और आपको अच्छा से क्लियर हो जाए। थोड़ा सा पहले क्या करते हैं भाई, इसको लिखते हैं, है ना, और उसके बाद फिर और इसको समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं भाई, कि डाल्टन के, है ना, किसके, डाल्टन के। तो ले लेते हैं किसको हम लोग, डाल्टन जी को, ठीक है। ओके, तो मैं लिख देता हूँ क्या, डाल्टन के परमाणु, है ना, सिद्धांत और गैल-लुसाक का है ना नियम के मध्य सन 1911 में एवोगैड्रो ने संबंध स्थापित किया और एक नियम दिया जिसे एवोगैड्रो नियम कहते हैं। एवोगैड्रो नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार हम लिख सकते हैं, इस नियम के अनुसार स्थिर ताप, है ना, या ये बोल सकते हैं समान तापक्रम व दाब पर गैसों के
गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। अणुओं की संख्या समान होती है। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, इसको परिभाषित कर सकते हैं। क्या बोल रहा है भाई हमारा, ये बोल रहा है यदि हम दो पात्र है या दो से अधिक पात्र है और सभी हमारे जो क्या है, हमारे जो पात्र हैं उसके ताप समान है, दाब समान है, उसमें गैसों का जो आयतन है वो भी समान है, तो उनमें कणों की संख्या भी क्या होता है आपका, समान होता है। तो इस तरीक़ा से इसी को ही हम क्या कहते हैं, आपका एवोगैड्रो नियम कहते हैं। अर्थात समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या क्या होता है, आपका समान होता है। एवोगैड्रो नियम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसको, एवोगैड्रो नियम कहते हैं। एवोगैड्रो नियम कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम बात करें तो उदाहरण में हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि समान, अगर हम बात करते हैं कि एक मोल जो होगा हमारा क्या है, समान ताप और समान दाब पर एक मोल जो क्या होता है हमारा, जो भी गैस का आयतन होता है उनमें अणुओं की संख्या कितना होता है, तो उसको हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं समान ताप व दाब पर, समान ताप व दाब पर एक मोल गैस में या कि एक मोल गैस के आयतन में, तो समान ताप व समान दाब पर एक मोल गैस के आयतन में अणुओं की संख्या कितना होता है भाई हमारा, 6.023 इंटू 10⁻23 है ना, हमारा संख्या होता है। इसे एवोगैड्रो नियम कहते हैं। इसे एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। एवोगैड्रो संख्या कहते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो सबसे पहले कौन आए भाई हमारा, एवोगैड्रो जी आए, और एवोगैड्रो ने क्या किया, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को लिया, गै-लुसाक के नियम को लिया और दोनों के बीच उन्होंने संबंध स्थापित करके देखा कि दोनों के बीच क्या संबंध होता है, और उस संबंध को उन्होंने फिर एक नियम के रूप में क्या कर दिया, प्रतिपादित कर दिया, जिसे हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नियम कहते हैं। और ये नियम क्या कहता है कि समान ताप व दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। जैसे समान ताप और समान दाब पर एक मोल जो भी गैस का आयतन होता है उनमें अणुओं की संख्या कितना होता है हमारा, 6.023 इंटू 10⁻23 होता है, और इस नंबर को एवोगैड्रो संख्या के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीक़ा से हम इसको क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। कहने का मतलब वही है कि उतना समय भी आपको मैं वही चीज़ बता रहा था कि हम दो पात्र ले लेते हैं और इस पात्र के अंदर मान लो हम लोग इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भर देते हैं, इसके अंदर मान लो हम लोग जो है HCl या H2 गैस भर देते हैं। इनका मात्रा 1 लीटर है, इनका भी मात्रा कितना है हमारा, 1 लीटर है। मतलब दोनों में आयतन क्या है, समान है। दोनों पात्र में आयतन क्या है हमारा, समान है। इसमें भी आयतन समान है। अब मान लेते हैं इसका जो ताप है T1 और इसका भी ताप T1, ताप भी क्या है, समान है। और अगर हम P1 की बात करें, मतलब दोनों का ताप भी समान है, दोनों का दाब भी समान है। मतलब जितना ताप इस पात्र में है उतना ताप इस पात्र में है, जितना दाब इस पात्र में है उतना दाब इस पात्र में है। तो उस स्थिति में देखो दोनों पात्र का जो है ताप समान है, दोनों पात्र का दाब समान है, और दोनों पात्र में जो भी गैस क्या किया गया है, लिया गया है, उस गैस का भी आयतन भी आपका क्या है, समान है। तो उस स्थिति में एवोगैड्रो नियम कहता है कि इनके अंदर जो भी कण होगा, एक पात्र में कणों का या गैसों का जो जितना कण होगा दूसरे पात्र में भी उतना ही कण होगा। मान लो इसमें 260 कण हैं तो दूसरे पात्र में भी क्या होगा, आपका 260 होगा। मान लो तीसरा पात्र हो जाए उसमें भी 260 कण होगा, लेकिन सब में क्या होना चाहिए, ताप दाब और आयतन क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चौथा पात्र होगा, चाहे पांचवा पात्र होगा, चाहे छठवां पात्र, जितना भी पात्र लो,
सब में कणों की संख्या क्या होता है आपका समान होता है। ऐसा कौन कहता है हमारा एवोगैड्रो नियम कहता है। तो इस तरीक़ा से इसको क्या किया जा सकता है भाई आपका समझाया जा सकता है। और आगे लिखते हैं एवोगैड्रो नियम की उत्पत्ति। तो यहाँ पर उसको लिख देते हैं एवोगैड्रो नियम की व्युत्पत्ति। तो इस प्रकार से एवोगैड्रो नियम की क्या करना है हमको व्युत्पत्ति देखना है। व्युत्पत्ति, ठीक है भाई। व्युत्पत्ति मतलब क्या होता है उत्पन्न करना। व्युत्पत्ति देखेंगे। तो यहाँ पर नियम तो ये लिख सकते हैं हम लोग एक बार फिर से, क्या लिख सकते हैं भाई। तो ये नियम आपका ये कहता है कि स्थिर ताप क्रम व दाब पर किसी गैस का आयतन उसमें उपस्थित उसके लिख सकते हैं अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या बोल सकते हैं, ठीक है। आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। आयतन उसके मोलों की संख्या उसके मोल को किसे दर्शाते हैं, क्योंकि हमारा ये जो नंबर होता है ये एक मोल को ही शो करता है। मोलों की संख्या के समानुपाती होते हैं। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं इसको लिख सकते हैं। क्या बोल रहा है भाई कि स्थिर तापक्रम पर और दाब पर कोई भी गैस का जो आयतन होता है उस गैस में उनका जो आयतन होता है उसमें उपस्थित मोलों की संख्या या अणुओं की संख्या के क्या होते हैं आपके समानुपाती होते हैं। मतलब जितना कण होगा वही उसका आयतन होगा, जितना कम कण होगा वही उसका आयतन होगा। जिसको दर्शाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं भाई, यहाँ पर शो करते हैं भी, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होता है हमारा n। चूँकि क्या होता है हमारा मोल जो होता है वो नंबर को प्रदर्शित करता है। मतलब हम एक मोल की संख्या को हम नंबर से दर्शाते हैं, और नंबर से दर्शाने के कारण और नंबर ही क्या करता है मोल को शो करता है। मतलब किसी भी अणुओं की संख्या को हम नंबर से दर्शाते हैं और नंबर ही क्या करता है मोल को प्रदर्शित करता है। इस कारण इसको लिखते वक्त ये हो जाता है भी समानुपाती क्या हो जाता है आपका n, और समानुपाती क्या हो जाता है हमारा n से भी क्या करते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं। लेकिन मुख्यतः हमारा भी समानुपाती हमारा क्या होता है n जो होता है वही ज़्यादा क्या होता है यहाँ पर लागू होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं। तो इस तरीक़ा से हम एवोगैड्रो नियम को क्या कर सकते हैं बता सकते हैं, बताया जा सकता है। तो इस तरीक़ा से आपका जो 5 आपका क्या होता है आपका जो 4 आपका जो रूल्स था गैसों के नियम का, जिसमें एक बायल्स था, एक चार्ल्स था, और एक हमारा कौन सा था भाई हमारा ये 3rd नंबर जो देखे गेल-लुसाक का, और एक हमारा एवोगैड्रो का। तो इतना आप क्या कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो आप लिख सकते हैं। चलिए थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने में हम देखते हैं यहाँ पर दिया गया है आपका वो दिया गया है विभिन्न परिस्थितियों में गैस के मोलर आयतन। विभिन्न परिस्थिति मतलब भाई अलग ताप हो अलग दाब हो, वही तो विभिन्न परिस्थितियाँ होता है ना। इसमें ताप आपका अलग हो, दाब आपका क्या हो अलग हो, तो यही आपका क्या होता है विभिन्न परिस्थितियाँ कहलाता है। ताप मान लो 200 कितना है हमारा 73 केल्विन है, ठीक है। या दाब की बात करें तो 1 वायुमंडलीय दाब है, 1 ATM बोल सकते हैं, या 1 बार बोल सकते हैं। तो ये हमारा क्या होता है विभिन्न परिस्थितियाँ होता है। तो इस परिस्थितियों में गैस के अगर हम मोलर आयतन मतलब आयतन की बात करें तो दाब कोई भी हो ताप कोई भी हो, है ना, कोई भी परिस्थिति हो, हमेशा जो क्या होता है जो गैस का जो आयतन होता है उसको केमिस्ट्री में दर्शाने के लिए 22 दशमलव जो क्या होता है हमारा 4 लीटर होता है। इसका क्या किया जाता है उपयोग किया जाता है। मतलब जनरली हम लोग
क्या करते हैं, अभी जस्ट देखे हैं आप, समान आयतन की कितना भी गैस ले लो, कितनों न कितनों ले लो, सभी में क्या होता है, अणुओं की संख्या समान ही होता है। तो उसके बेसिस पर हम बोल सकते हैं कोई भी जो गैस होता है उसके आयतन को दर्शाने के लिए, मोलर आयतन को दर्शाने के लिए हम लोग क्या करते हैं 22.4 लीटर का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं 1 मोल जैसे लिखते हैं ना, 1 मोल को दर्शाने के लिए कितना लिखते हैं भाई 6.023 इंटू 10 दी पावर कितना लिखते हैं हम लोग 23 लिखते हैं। चाहे किसी का भी 1 मोल हो, है ना, उनमें कणों की संख्या इतना ही होता है। चाहे आप 1 मोल अणु लो, 1 मोल परमाणु लो, या 1 मोल आयन लो, 1 मोल, है ना, अन्य चीज़ लो, सब में क्या होता है कणों की संख्या आपका 6.023 इंटू 10 दी पावर 23 होता है। वैसे ही गैसों में मोलर आयतन कितना भी करो 22 दशमलव क्या होता है हमारा 4 लीटर को ही वहाँ पर क्या किया जाता है, फोकस किया जाता है, या इतना ही उसका मान क्या किया जाता है, रखा जाता है। तो इसमें इतना ही कुछ दिया गया है और ज़्यादा कुछ नहीं दिया गया है, और यहाँ से क्वेश्चन उससे ज़्यादा नहीं आता है भाई। तो इस तरीक़ा से हम क्या कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं, और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे की ओर क्या करते हैं, चलते हैं। और आगे क्या दिया है हमारा आदर्श गैस समीकरण, ठीक है। आगे क्या दिया है हमारा आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण क्या है, पहले चीज़ तो आप देखें आदर्श गैस क्या होता है। अगर इसकी बात करें तो आदर्श गैस का मतलब होता है वह गैस जो जितने भी हम नियम पढ़े हैं, जैसे बायल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, एवोगैड्रो नियम, गेलुसाक का नियम, इन सब नियमों को अगर क्या करें, जो गैस पालन करे, उस गैस को हम क्या बोलते हैं, आदर्श गैस कहते हैं, ठीक है। और आदर्श गैस समीकरण हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। और ये जो समीकरण होता है उन्हीं नियमों से क्या किया जाता है, व्युत्पत्ति किया जाता है, जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या होता है, आपका इम्पोर्टेंट होता है। तो उसको हमको क्या करना है, देखना है। यहाँ पर हम परिभाषा लिख दिए हैं कि वह समीकरण जिसके द्वारा गैस के आयतन पर, है ना, ताप व दाब का एक साथ प्रभाव आपको क्या होता है, बताया जा सकता है, आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं कि ऐसा समीकरण जिसके द्वारा गैस का जो क्या होता है, जो आयतन होता है, इस आयतन पर सभी का प्रभाव देखने को मिलता है। गैस के आयतन पर ताप के प्रभाव भी देखने को मिलता है, दाब के प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो दोनों प्रभाव एक साथ क्या होता है, जब आयतन पर पड़ता है तो उसको हम लोग गैस समीकरण के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। मतलब गैस के आयतन पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, जब उसको हम लोग एक साथ क्या करते हैं, एक समीकरण में ढाल देते हैं, तो वही आपका आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। और ये 11th क्लास के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। आगे 12th में भी थोड़ा बहुत इसका आपका अंश देखने को मिलता है। तो हम किसका अब व्युत्पत्ति करते हैं, आदर्श गैस समीकरण। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अभी जो हम पढ़े हैं 4 नियम, उनमें से 3 नियम को क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं। और उनमें से 3 नियम को लेने थे तो केवल उसमें कौन कौन सा लेते हैं, बायल्स का, चार्ल्स का, और अभी लास्ट में पढ़े हैं एवोगैड्रो का। इन तीनों नियम को लेकर के हम क्या करते हैं, आदर्श गैस समीकरण तैयार करते हैं। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं गैस समीकरण की व्युत्पत्ति, या यहाँ पर लिख सकते हैं आदर्श गैस समीकरण की व्युत्पत्ति हम देखते हैं भाई। तो यहाँ पर मैं लिख दिया आदर्श गैस, है ना, समीकरण की व्युत्पत्ति, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग व्युत्पत्ति करेंगे तो सबसे पहले कौन सा लेंगे भाई, बायल्स नियम से, है ना, उसके बाद चार्ल्स नियम से, और उसके बाद एवोगैड्रो नियम से। तो पहला हम लोग कहाँ चलते हैं, बायल नियम से, बायल के नियम से। तो बायल के नियम से देखेंगे तो बायल का नियम क्या कहा था भाई हमारा, ये था हमारा भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या था, 1/, क्या था हमारा, पी था। ये हम लोग देखे थे, ये कहाँ से है, बायल्स के नियम से। अगर हम क्या देखते हैं, चार्ल्स का नियम देखें, चार्ल्स का नियम, तो चार्ल्स का नियम देखेंगे तो चार्ल्स नियम क्या कहा था, ये भी यही बोला था। अगर हम गैस का क्या करें, आयतन देखें तो ये हमारे ताप के क्या होता है, हमारा समानुपाती होता है। तो ये हमारा चार्ल्स होता है। यहाँ पर कौन स्थिर रहता है भाई हमारा, यहाँ पर ताप क्या होता है हमारा, स्थिर रहता है। ताप क्या है हमारा, स्थिर है। ताप क्या है, स्थिर है। यहाँ पर हमारा क्या है, दाब स्थिर है। दाब हमारा क्या है, स्थिर है। तो ये हमारा दाब स्थिर है, यहाँ ताप स्थिर है। तो बायल क्या बोला था कि स्थिर ताप पर गैस का जो आयतन होता है वह उसके दाब के क्या होता है, आपका व्युत्क्रमानुपाती होता है। चार्ल्स से ये कहता है कि अगर हम दाब को क्या रखें, स्थिर रख दें, इसको स्थिर रख दें भाई, दाब को स्थिर रख दें, तो उस स्थिति में गैस का आयतन उसके ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो इस तरीक़ा से कर सकते हैं। तीसरा जो नियम लेते हैं वो नियम है हमारा एवोगैड्रो नियम। एवोगैड्रो नियम,
अब ये जो एवोगैड्रो नियम होता है ये क्या कहता है भाई, एवोगैड्रो नियम अभी जस्ट पढ़े हैं कि अगर ताप और दाब को स्थिर रख दिया जाए तो गैस का जो आयतन होता है वो उसके क्या होता है हमारा मोल के, या इसी को हम लोग चाहेंगे तो एन के क्या होता है आपका समानुपाती होता है। क्यों? क्योंकि जो मोल होता है वो अणुओं की संख्या के क्या होता है समानुपाती होता है। तो ये भी समानुपाती क्या होता है, एन से इसको क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। यहाँ पर आपका ताप व दाब दोनों क्या होता है आपका स्थिर होता है, दोनों क्या होता है आपका स्थिर होता है। तो इस तरीक़ा से 3 समीकरण को क्या किया जाता है आपका लिया जाता है। चाहेंगे तो आप इसको समीकरण के रूप में बता सकते हैं, जैसे समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण हमारा क्या है हमारा 3 है। तो इस प्रकार से करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, नहीं तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, तो यहाँ पर तीनों नियम को हमने अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, तीनों नियम को क्या करते हैं देख रहे हैं, तो यहाँ पर भी सब में है ना, मतलब इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी आपको भी है। सब के मान में थोड़ा थोड़ा अंतर है, एक टी है, एक एन है और एक हमारा क्या होता है पी होता है। तो उस स्थिति में हम देखते हैं तो हमारा एक क्या हो जाता है, मान क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है प्राप्त होता है। तो कैसे होता है तो देखते हैं तीनों समीकरण से, है ना, तीनों है ना समीकरण से, तीनों समीकरण से कौन कौन से, हमारा बायल, चार्ल्स और हमारा एवोगैड्रो से। तो ये क्या हो जाता है भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब देखो कौन कौन है, हमारा पी नीचे है, बाकी सब ऊपर है, तो इसको हम क्या लिखते हैं एन। उसके बाद क्या बचा है हमारा, ये तो 1 का मतलब नहीं है, तो ये कितना हो जाता है आपका टी, और पान कितना हो जाता है आपका पी से इसको क्या करते हैं हम लोग दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो क्या हो जाता है भाई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एन टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है आपका पी से क्या करते हैं इसको प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि भी में भी तो सब में है, बट ये 1/p है, तो ये 1/p नीचे चला गया। उसके बाद क्या है टी है और एक क्या है हमारा एन है। तो इस प्रकार से एक समीकरण क्या होता है आपका प्राप्त होता है। अब इसी को जब आगे हम क्या करते हैं बढ़ाते हैं तो एक समानुपाती स्थिरांक है ना प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है भी आ जाता है। जब प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो एक हमारा कांस्टेंट क्या आता है यहाँ पर आर आता है, जिसे हम लोग गैस स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पर क्या हो जाता है आपका एन हो जाता है, ये टी हो जाता है और पान क्या हो जाता है आपका पी हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको समानुपाती जब हट जाता है तो एक स्थिरांक प्राप्त हो जाता है। ये हमारा क्या होता है आर होता है स्थिरांक, जिसे गैस स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं भाई गैस स्थिरांक, क्योंकि गैस समीकरण पढ़ रहे हैं तो गैस स्थिरांक बोल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग जो है पी को इस तरफ क्या करते हैं पक्षांतरित कर देते हैं, पी को इस तरफ पक्षांतरित करते हैं। तो ये क्या आ जाता है हमारा भी पी ना लिख करके हमको क्या करते हैं इसको पी भी लिख देते हैं। क्या लिखते हैं हम लोग पी भी, क्योंकि पी तो इस तरफ आ गया, भी पहले से था, तो पी भी ये हो जाता है पी भी। और ये क्या हो जाता है आपका यहाँ पर थोड़ा सा इसको हम लोग क्या करते हैं अरेंज कर देते हैं। तो एन पहले हो जाता है, फिर आर हो जाता है और ये टी हो जाता है। और फाइनली हमको क्या करते हैं ये हमको एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। और यही समीकरण आपका क्या कहलाता है आदर्श गैस समीकरण कहलाता है। तो इस प्रकार से आप आदर्श गैस समीकरण क्या कर सकते हैं प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो समीकरण आपको देखने को मिलता है वो किन किन समीकरण से मिलता है भाई, बायल के नियम से, चार्ल्स के नियम से, एवोगैड्रो के नियम, वो सबको ले लिया जाता है। सबका मान रखने के पश्चात जब उसको सॉल्व किया जाता है तो फाइनली हमको क्या हो जाता है आदर्श गैस समीकरण क्या हो जाता है प्राप्त हो जाता है। तो इसको आपको पेपर में 11वीं क्लास के पेपर में क्या किया जाता है आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से जो है महत्वपूर्ण होता है और इसको पेपर में आपका क्या किया जाता है पूछा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा आदर्श गैस समीकरण। आज की क्लास में हम लोग फिलहाल इतना ही करते हैं। आने वाला जो क्लास है उस क्लास में हम क्या करने वाले हैं इनसे संबंधित जैसे बायल से, चार्ल्स से या एवोगैड्रो से या जो भी है कुछ हम आंकिक क्वेश्चन देखने वाले हैं। और उसके बाद आगे का जो टॉपिक है हम लोग क्या करने वाले हैं पढ़ने वाले हैं। तो ये क्लास यहीं पर हम क्या करते हैं समाप्त करते हैं।